हेलो स्टूडेंट्स, रेहान फिजिक्स एप्लीकेशन में वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट वीडियो की बात करें हम तो लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों का कवर करवाया था तीन जो आपको क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ना था उसके बारे में इन डिटेल सारी बातें करनी थी। कौन सा क्यूबिक यूनिट सेल था? पहला सबसे पहले आपका था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसके बाद था आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड सबसे लास्ट में था आपका फलक केंद्रित दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। डन। ये अभी हमने आपको तीनों डायग्राम कंप्लीट गोले वाला दिखाया, लेकिन अगेन हम आपको रिमाइंड करवाएं, बताया था हमने आपको कि कंप्लीट गोला आपका एक यूनिट सेल नहीं होता है। अब जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं ये डायग्राम है आपका सिंपल क्यूबिक का, जो कि एक यूनिट सेल के अंदर में जो भी एटम्स आपके प्रेजेंट रहता है। दूसरा डायग्राम आपके पास है यहाँ पे बॉडी सेंटर का, जिसके अंदर में एटम्स जितने प्रेजेंट है वो वाला। एंड एट द लास्ट ये वाला जो आपका डायग्राम है यह आपका फेस सेंटर्ड है। आप देख रहे होंगे एटम्स कहां प्रेजेंट है। एटम आपका प्रेजेंट है जो तो एक कोना वाला पोर्शन है उस पर प्रेजेंट है, दूसरा फेस के सेंटर पर, जो आप हेमीस्फीयर देख रहे होंगे जो कि अंदर के साइड से निकला होगा। हाँ बिल्कुल सही देख रहे हो आप, जो भी आपका वो हेमीस्फीयर अर्धगोला आप देख रहे होंगे जो कि अंदर के साइड से निकला हुआ है, वही आपका क्या बन जाएगा, वही आपका बन जाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जो भी बातें हमने करी इन डिटेल इन तीनों यूनिट सेल के बारे में, उसको हम लोग फटाफट फाइनली एक चार्ट बना करके अपने पास रख लेते हैं, ताकि एट द एंड आपको अगर मान लो पूरा पढ़ने का टाइम ना मिले तो आप इस चार्ट के अकॉर्डिंगली काम कर लेना। है ना? तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और एक साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। एक साइड से लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिंपल क्यूबिक, इसको भी ना अपन एक काम कर लेते हैं, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। जो भी इसका नाम है, छोटा सा वाला जो नाम है, जैसे आपको हमने बताया था कि सिंपल क्यूबिक को एससी कहते हैं और बॉडी सेंटर्ड को बीसीसी कहते हैं और फेस सेंटर्ड को हम लोग एफसीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एफसीसी कहते हैं। डन। आए एक साइड से टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग, और बाकी जो भी प्रॉपर्टीज है वह हम अकॉर्डिंगली इन तीनों के लिए एक एक जगह पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे सबसे पहला वाला आपका हो जाएगा एससी वाला, ताकि आप कंपैरिजन बड़े आराम से कर सकते हो इन सभी के बीच में। दूसरा आपका कौन सा वाला हो जाएगा? दूसरा आपका हो जाएगा बीसीसी वाला। तीसरा एंड एट द लास्ट आपका हो जाएगा एफसीसी वाला। तीसरा वाला क्या हो जाएगा आपका? थर्ड वाला आपका हो जाएगा एफसीसी यूनिट सेल। डन। ज्यादा इधर तो शायद से थोड़ा चमक रहा होगा आपके बोर्ड में, बट है कोई नहीं, अपना बस ऊपर वाले पोर्शन में उतना ही काम करना। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला तो हमने क्या देखा था इन तीनों में? सबसे पहले देखा था कि जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, फिर जो भी आपके अवयवी कण है, वो कहां कहां होते हैं। डन ना? तो आप यहां पर पहला पॉइंट क्या लिख दो? पहला पॉइंट लिख दो आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या लिखना आपने को? अवयवी कण, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। डन। सिंपल क्यूबिक में कहां होता है भाई? सिंपल क्यूबिक में केवल और केवल आपके कॉर्नर पे प्रेजेंट रहता है। कहां प्रेजेंट रहता है? केवल और केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट रहता है। अगर यही बात बॉडी सेंटर पर के लिए की बोले तो आप क्या बोलोगे? यह इस केस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर होता है, उसके साथ साथ इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल्स। बॉडी डायगोनल के जहां पर इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट एवर बॉडी डायगोनल, यहां पे लिखना अपने को बॉडी डायगोनल। सही है? यह बच्चों हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं कि जहां जहां पे अवयवी कण मौजूद होते हैं उन एकक कोशिका में, उसके बारे में आपके सामने रिप्रेजेंट करना। थर्ड वाले का बताए कहां होता है? थर्ड वाले का जो आपका कॉर्नर का जो पोजीशन है वहां तो होता है, और साथ ही साथ में और एक पोजीशन पर होता है जो कि क्या कहलाता है? जो कि होता है आपका इंटरसेक्शन ऑफ फेस डायगोनल। जब आप फेस के डायगोनल का इंटरसेक्शन करोगे, किसका इंटरसेक्शन करना है? फेस के डायगोनल का, तब आपका वह एक नया लैटिस पॉइंट आएगा जहां पर ऑल्सो आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विथ जो भी कॉर्नर आपका होता है। वैसे हमने आपको बताया था जानकारी के लिए, एक क्यूब के अंदर में 8 टोटल कोने होते हैं, 6 टोटल क्या होते हैं? फेस होते हैं।
होते हैं ना। ये दो तो बहुत बेसिक सी चीजें ये जो कि हमने आपको बताई थी। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के जस्ट बाद। याद अगर आपको आ रहा होगा हमने किसके बारे में बात किया था, बोले हमने किसके बारे में बात किया था? हाँ, हमने बात किया था इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड अ यूनिट सेल। किसके बारे में बात किया था? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। बच्चों इसको हम लोग शॉर्टकट वे में एक और नाम से जानते हैं Z, जिसका काम आपको पड़ेगा जब हम घनत्व का परिकलन कर रहे होंगे, जब हम डेंसिटी का कैलकुलेशन कर रहे होंगे, वहां पर हम इस Z के बारे में बात करेंगे। सही है ना? तो अभी तो बस आप जान लो कि इतना लंबा चौड़ा जो आप लिख रहे हो उसको आप Z भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट में इस Z का क्या मतलब है? इस Z का यही मतलब है आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड अ यूनिट सेल। बताए कि सिंपल क्यूबिक में कितना एटम प्रेजेंट होता है? अब तो सबको रट भी गया होगा, लेकिन एक चीज बस आपको ध्यान रखना क्या है? एक चीज ध्यान रखना है कि आप डायरेक्टली 1 मत याद करो, आप हमेशा क्या याद करो? 1/8 और इंटू 8। ये 1/8 कुछ अपना अलग मतलब बताता है, जिससे आप रटने वाले जो पोर्शंस हैं वहां पर नहीं, आप समझने वाले पोर्शन पर काम कर रहे हो। एज केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे केमिकल रिएक्शन रटने होंगे, तो उसके लिए अपने दिमाग की कैपेबिलिटी हम पी ब्लॉक या फिर डीएनएफ ब्लॉक जो चैप्टर्स है आपके, उनके लिए बचा के रखते हैं। जब तक ये कड़ी में चीजें समझ में आ जाए तब तक ये कड़ी में तो हम समझ से ही काम करते हैं। सही है ना? तो यहां जैसे आप बोलोगे 1/8 और इंटू 8, आंसर तो आपको पता है कि कितना होगा, आंसर आपका आ जाएगा 1। एक इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होता है किसी भी आद्य घनीय एकक कोशिका में। डन। आए बॉडी सेंटर की बात करें तो बॉडी सेंटर में तो टोटल 2 जगह प्रेजेंट है, तो कॉर्नर की वजह से कितना हो जाएगा? 1/8 और इंटू 8 तो होगा ही होगा, प्लस में जो बॉडी के डायगोनल्स के इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल्स कर दो, बेहतर है। बॉडी के डायगोनल के इंटरसेक्शन पर आपने देखा भी था कि एक कंप्लीट एटम, ध्यान से सुने, एक कंप्लीट एटम आपका एक यूनिट सेल के अंदर में रहता है ना? तो उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1, एंड टोटल फाइनल आंसर आपके पास कितना आ जाना है? फाइनल आंसर आपके पास आ जाना है 2। हो गया क्या यहां तक? आए थर्ड केस के बारे में बात करते हैं। अगेन यहाँ पे कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर की वजह से तो कंट्रीब्यूशन आपको पता है कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। कैसे होने वाला है? वही आपका फिर से पुराना कंसेप्ट कि एक कॉर्नर पे जो एटम रखा होता है उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन आपका होता है 1/8, और टोटल कोना कितना आपके पास? 8। शायद अब तक के करीब में आपको कंप्लीटली ये चीजें दिमाग में छप गई होंगी, कभी नहीं भूलने जा रहे हो। एक कोने की वजह से कंट्रीब्यूशन या फिर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम ड्यू टू कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। डन। प्लस में बात करें जरा, किसके बारे में बात करना है? फेस के डायगोनल के इंटरसेक्शन पे जो एटम्स रखे हैं। आपको ध्यान होगा आधा एटम कहां होता है? एक यूनिट सेल के अंदर में, और आधा एटम कहां होता है? जस्ट इसके एडजेसेंट यूनिट सेल में। तो किसी एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होता है? एक फेस के सेंटर की वजह से वह आपका होता है हाफ। फिर से सुन लीजिए क्या बोला? किसी भी एक फेस के सेंटर पर रखे हुए जो एटम है उसका एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है? आपका हाफ होता है ना। और ऐसे फेसेस कितने होते हैं? ऐसे फलक कितना होता है? 6 फलक होता है किसी भी एक घन का। तो गुना आपको कितने से कर देना है? गुना आपको कर देना है 6 से। और अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से आंसर आ जाएगा 1, और यहां से कट के आ जाएगा 2×3 6, और 3 + 1 मिलकर कितना हो जाएगा आपका? 3 + 1 मिलकर के हो जाएगा आपका 4। क्या आप अब एक ही लाइन में या फिर मतलब एक ही टेबल के थ्रू पास्ट के जो 3 वीडियोस थे उनकी चीजों को आप समराइज करने जा रहे हैं? डन है। आए 2 तो पॉइंट अपने पास हो गया। अब जस्ट इसके बाद थर्ड पॉइंट पर जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए। क्या बताया था हमने आपको? थर्ड पॉइंट बोले, सोचो थर्ड पॉइंट क्या था अपना? हाँ, थर्ड पॉइंट था अपना रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर। क्या था रिलेशन अपना? थर्ड पॉइंट था। उस पॉइंट को पहले मैं आपके लिए यहां पे लिख देता हूं। ये क्या था अपना? यह था रिलेशन बिटवीन क्या भैया? ए एंड क्या? ए एंड आपके पास हो जाएगा आर। ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो सिंपल क्यूबिक के लिए तो बड़ा ही सिंपल सा था कि आप डायरेक्टली बोल देते थे कि ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2r हो जाता था ना, क्योंकि बीच में कोई गैप नहीं होता था।
और कंप्लीटली उसका कोई भी एक साइड लेंथ 2 एटम से यूं ऐसे भरा रहता था, जहां पे कॉर्नर पर इसका क्या हो जाएगा सेंटर, और इसका एक रेडियस, इसकी एक त्रिज्या, 2 त्रिज्या मिला करके इसके भुजा की लंबाई हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रहा है? कितना बन जाएगा? a इक्वल्स टू 2r। यहां की बात करो तो बॉडी सेंटर के केस में ध्यान होगा, हाँ सही जा रहे हैं हम लोग, कि बॉडी के डायगोनल्स वाला जो होता था वह सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग होता था। क्यों होता था सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग? क्योंकि कॉर्नर के केस में आप देखते थे कोई भी कॉर्नर लोगे तो बीच में इतना डिस्टेंस बच जाता था, आर भी कवर हो गया, आर भी कवर हो गया, बट पूरा ए कवर नहीं हुआ। इसकी वजह से हमने कोई किसी साइड का लेंथ नहीं लिया था, हमने लेंथ लिया था बॉडी के डायगोनल का, और वह बॉडी के डायगोनल का लेंथ कितना आ रहा था बच्चों? √3a। और बराबर में कितने एटम्स प्रेजेंट थे वहां पे? 4 एटम्स प्रेजेंट, मतलब 4 एटम के रेडियस बराबर जितना जगह था। जो बॉडी के सेंटर पे जो रखा होगा उसका तो 2r हो जाएगा, एक कॉर्नर वाले का r और एक इधर वाले कॉर्नर का r। इन डिटेल अगर आपको इसको फील करना है तो आप जस्ट सेकेंड लास्ट वीडियो को देखिए, आपको पता पड़ जाएगा कहां पे हमारा कैसे से हमारा 4r और इज इक्वल्स टू √3 आता है। डन है? यहां तक क्या आता है? फेस सेंटर के लिए निकल करके आता है √2a और इज इक्वल्स टू 4r आता है ना। यह तो आपने बहुत अच्छे तरीके से जस्ट लास्ट वीडियो में देखा था क्या रिलेशन होता है आपका a और r के बीच में। डन है? यहां तक आए। इस a और r के रिलेशन के जस्ट बाद हमने क्या बात किया था? इसके जस्ट बाद हमने बात किया था, ध्यान से देखें, जस्ट इसके बाद पहले तो याद करो कि हमने किस रिलेशन के बारे में बात किया था। इसके जस्ट बाद हमने बात किया था कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। किसके बारे में बात किया था? कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, जो कि अगेन काफी सिंपल होता है और वो चीजें भी आपको याद रखना है बच्चों ना। ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाएगा, जो भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात बोल रहे हैं उसके बारे में। डन। चलिए, क्या टेबल था कोऑर्डिनेशन नंबर वाला? क्या किसी को याद है? बिल्कुल दिमाग पर जोर डालें और खुद से इस चार्ट को भरने की कोशिश करें। क्या करना आपने को? खुद से इस चार्ट को भरने की कोशिश करना है। डन। आए बात करें जरा कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो किसी भी सिंपल क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आ रहा था? सिंपल क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकल करके आ रहा था 6 एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट टावर? एट अ डिस्टेंस ए। कितने डिस्टेंस पर था भैया? ए डिस्टेंस पर 6 एटम जो थे उसको टच कर रहे थे, तो वही उसका क्या बनता है? उपसह संयोजन संख्या। क्या बनता है? उपसह संयोजन संख्या। बात करें जरा बीसीसी के लिए तो कितना निकल करके आता था बच्चों? 8। और कितनी दूरी पर आता था? तो आप आगे क्या लिखोगे? एट अ डिस्टेंस कितना होता था इस केस में बताओ बच्चों? √3a और अपॉन में कितना होता था? 2। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? ध्यान है आपको? सही है ना। चलिए अगली की बात करें फेस सेंटर्ड के बारे में। तो इसके लिए तो हमने लास्ट ही वीडियो में बताया था, और क्या बोला था? बोला था 12 होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड कितनी दूरी पर होता है? एट अ डिस्टेंस ऑफ a, और अपॉन में आता था आपका √2। क्या ये बातें भी आपको समझ में आ रही है? आप देख रहे हो लास्ट 3 वीडियो में जो भी हमने पढ़ा उसको अल्टीमेटली समराइज कर रहे हैं यहाँ पे पैरेलली। कुछ लोगों को अगर मान लीजिए पहली बार में नहीं समझ में आया होगा तो अभी इस चार्ट के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आप कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, या फिर ब्रिलियंट का जो भी गाइड या फिर किसी भी पब्लिकेशन का जो भी आता है आपके पास, गाइड बोल रहा हूँ सॉरी, क्वेश्चन बैंक जो भी होता है प्रीवियस ईयर के जिसमें क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, अगर आप उनको एनालाइज करोगे तो आपको फटाफट यहाँ से पता पड़ जाएगा। डना। आए सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमने बोला था, जिसका डेटा बहुत जरूरी है याद रखना, और वह क्या था अपना? वह था आपका पैकिंग इफिशियंसी का डेटा। किसका डेटा? पैकिंग इफिशियंसी का डेटा। और यहीं पर ही हमने इन तीनों टाइप के यूनिट सेल का खात्मा किया था। सब कुछ इसके बारे में इन डिटेल जाना आए और बताएं कि कितना पैकिंग इफिशियंसी निकलता है आपका सिंपल क्यूबिक वाले के बारे में। कितना होता था सिंपल क्यूबिक का बताओ? यह होता था आपका 52.4%। कितना होता था? 52.4%। डन।
बॉडी सेंटर की बात करें तो कितना निकल करके आता था, बॉडी सेंटर के लिए निकल करके आता था 68%। कितना निकल करके आता था, 68%। और सबसे ज्यादा पैकिंग इफिशियंसी जिस किसी का भी आता था वह था अपना फेस सेंटर, और वैल्यूज कितनी होती है उसकी वैल्यूज होती है 74%। मतलब भी हमने आपको समझाया था कि हर 100 यूनिट आयतन में कितना, हर 100 यूनिट आयतन में 74 यूनिट आयतन आपका किससे भरा रहेगा, आपका एटम से भरा रहेगा। तो कितना पोर्शन खाली होगा वैसे केस में, वह आपका 26% जो पोर्शन है वह पोर्शन आपका खाली रहेगा उस यूनिट सेल का। क्या ये बात आप लोगों को सही तरीके से समझ में अब तो फाइनली आ गया होगा, डना? तो आपको इतनी बातें जाननी होती है किसी भी यूनिट सेल के लिए। और अगर हम आपको बताएं सिलेबस रिगार्डिंग में, तो बोर्ड एज वेल एज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इतनी ही बातें हम लोग जानते हैं। अगर उसके सिलेबस की बात करें तो इतना ही है। हाँ, वहां पर कुछ का क्वेश्चंस अलग टाइप के बनते हैं, लेकिन बोर्ड लेवल पे तो जितने क्वेश्चंस आएंगे वो फ्लैट आपके इतने ही क्वेश्चंस आपके यहाँ पर भी आने वाले हैं। डन, चाहे आप कोई सा भी बोर्ड ले, फटाफट आप इसको नोट कीजिए। इसके जस्ट बाद कुछ का सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, हम उस सवाल के बारे में डिस्कशन करते हैं। डन, आए जरा इसको नोट करें। चलिए, लास्ट पोर्शन को तो हमने पहले ही मिटा दिया यहाँ पे, क्योंकि जो आपका यहाँ वाला जो पोर्शन था ऑब्वियसली अभी मिटाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेकेंड सेक्शन को, और वह हमारा सेकेंड सेक्शन क्या है? सेकेंड सेक्शन आप बड़े आराम से कॉपी पर लिख लीजिए, फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फॉर्मूला की बात कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का। एक बात ध्यान से सुनिएगा, हमने ना अभी वॉइड्स वगैरह के बारे में नहीं जाना है। किसके बारे में नहीं जाना है? वॉइड्स के बारे में नहीं जाना है। वो जो बताया था ना, खाली स्थान के बारे में बात करना है। अभी जस्ट हम इसके अगले वीडियो में डेंसिटी की बात करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, फिर अपना वॉइड वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। डन। क्यों बोल रहा हूं मैं आपको वॉइड के बारे में? क्योंकि इस सेक्शन पर जो क्वेश्चन बनते हैं, जो भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, वह वॉइड को कलेक्ट मतलब मिला करके क्वेश्चन बनाया गया है। डन। अच्छा, जो सेक्शन अभी हमने पढ़ा है, हम वहां वाले सेक्शन को ही यूज करते हुए, जो भी हमने लास्ट 2-3 वीडियोस में पढ़ा है, उसको भी यूज करते हुए यहां पर हम एक सवाल को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका 50% पार्ट अभी देख लेते हैं, वाइड पढ़ने के बाद वो भी पार्ट को कंबाइन कर देंगे, फिर कंप्लीट आपका क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। आइए जरा बात करते हैं कि कैसे आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हो। मतलब क्या करना अपने को कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है। अब अगर कोई सॉलिड स्टेट का सबस्टांस होगा, पता है आपको कि एक यूनिट सेल में जिस तरीके से एटम्स आपके अरेंज होंगे, ध्यान से सुनिए, एक यूनिट सेल में जिस तरीके से एटम्स आपके अरेंज होंगे, वो कंप्लीट सॉलिड में भी तो उसी तरीके से एटम्स अरेंज होगा ना। और अगर किसी सॉलिड में उस तरीके से ही एटम अरेंज है, तो एक यूनिट सेल में जो आने वाले नंबर ऑफ एटम्स है, वो जिस रेशियो में होगा, उसी रेशियो में तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मूला भी क्रिएट होगा। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। आपका सेक्शन क्या चल रहा है? फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। मतलब किसी भी कंपाउंड का क्या लिखना है, आपको फॉर्मूला लिखना है। वो कंडीशन मैं आपको दूंगा, वो सवाल के थ्रू ही कवर होगा। लेकिन आप एक बार बताओ, क्रिस्टलाइन सॉलिड को आपने किस पार्ट में रखा था? आपने डाला था उसको सिमेट्रिकल या फिर मोस्ट सिमेट्रिकल अरेंजमेंट के ऑर्डर में डाला था। दीर्घ परासी होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। जो अरेंजमेंट आपका यहाँ पे है, लंबी दूरी पर भी सेम वही अरेंजमेंट है। मतलब यहाँ वाले पोर्शन का जब आपने बीसीसी वाला एक यूनिट सेल स्टडी करा, उसमें पता पड़ा 2 एटम है, तो किसी दूर वाले भी आप 4-5 पैसे वाले एटम को, 8 एटम को पकड़ लो, और उसका एक अगर यूनिट सेल को कंपैरिजन करोगे, वहां भी इफेक्टिव नंबर कितने ही आएंगे? 2 ही आएंगे। ये बातें तो समझ में आ रही है सब, सही है ना? तो एक यूनिट सेल में, ध्यान से सुनिए, ये काम की बातें हैं। एक यूनिट सेल में जिस तरीके से एटम्स आपके होते हैं, मतलब एक यूनिट सेल में जिस तरीके से एटम्स आपके प्रेजेंट होते हैं, सेम वही पैटर्न आपका इंटायर लैटिस पर लगता है, और इंटायर लैटिस का भी वही फॉर्मूला निकल के आता है। डन यहां तक? आए सवाल के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल सकते हो, या फिर सवाल में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जरा पहले सवाल से लिखिए, जरा सवाल भी हम आपके साथ साथ में ही नोट कर रहे हैं। सवाल लिखते हैं, अ कंपाउंड, प्रोनाउंशिएट भी कर देते हैं हम आपके लिए। अ कंपाउंड
is formed by टू डिफरेंट एटम। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन बनेगा। टू डिफरेंट एटम कौन सा लेट्स से ए एंड व्हाट एवर बी। मतलब एक कंपाउंड बन रहा है, वो कितने एटम से मिलके बन रहा है? दो टाइप के एटम उसके अंदर में, एक आपका ए है और दूसरा आपके पास क्या है? दूसरा आपके पास बी है। डन है? यहां तक आए बात करें कि ए एटम यूनिट सेल में कैसे होगा। ए ऑक्यूपाइज कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ए कहां ऑक्यूपाई कर रहा है? ए केवल और केवल आपके कॉर्नर पर प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर पर प्रेजेंट है। एंड आगे क्या लिखेंगे? एंड बी ऑक्यूपाइज एट फेस सेंटर। कहां पे प्रेजेंट है भाई? एट सभी फेस के सेंटर पर है, तो उसके लिए एक वर्ड लिखना पड़ेगा अपने को, ईच फेस सेंटर। अब आप आगे क्या लिखो? आगे अब आपका सवाल बन जाएगा, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। आपको क्या निकालना है? आपको कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है। देखिए ऐसे ही सवाल आपके पास सॉलिड स्टेट में दो ही न्यूमेरिकल बनते हैं। एक तो या कि तो सवाल में आपसे क्या पूछेगा? फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड निकालना। दूसरा जो कि हम जस्ट अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे, और वह है अपना डेंसिटी रिगार्डिंग सवाल। किसके रिगार्डिंग में सवाल? डेंसिटी रिगार्डिंग में सवाल। यही दो न्यूमेरिकल आपके पहले चैप्टर से बनते हैं। बाकी इस पूरे चैप्टर में तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वह अपने आखिरी के 10-20% वाले पोर्शन से हो, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट, या नहीं तो कि तो अभी वाला जो सेक्शन पढ़ रहे हैं वो यहाँ की बात करें। डन है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आए किस तरीके से हम अपने पहले टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब एग्जैक्टली जो डेटा दे रखा है उसको हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। एक कंपाउंड है जो कि दो टाइप के एटम से मिलकर बना है। किसके से मिलकर बना है भाई? वह आपका बना है एक ए से, और किससे मिलकर बना है? वह आपका बना है एक बी से। बना ना? ए और बी को जब मिला दोगे, अब किस स्टोइकियोमेट्री रेशियो में मिलेगा? AB2 होगा, AB4 होगा, A2B3 होगा कि A2B6 होगा। ऐसे तो कंपाउंड होते हैं आपके, होते हैं ना? तो वह किस रेशियो में मिलेगा उसके लिए आगे की जानकारी आपको दे रखी है। क्या दे रखा है कि ए आपका कहां ऑक्यूपाई करता है भाई? ए आपके सभी क्यूब के कॉर्नर पर ऑक्यूपाई करता है। कहां ऑक्यूपाई करता है? सभी क्यूब के कॉर्नर पर ऑक्यूपाई करता है। तो चलिए जरा ए के नंबर्स निकालते हैं। अब एक कॉर्नर पे अगर हम बात करें तो कितना ऑक्यूपाई करेगा? 1/8, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। डना? चलिए, और उसके साथ साथ कितने नंबर ऑफ कोने होते हैं? 8। तो ए की संख्या कितनी आ गई भाई? 1। मतलब किसी भी एक यूनिट सेल में ए कितना होगा आपके पास? 1 होगा ना? जैसा सवाल का डेटा दे रखा है उस हिसाब से आपने एक यूनिट सेल के लिए, ध्यान से सुने, उस सवाल के लिए आपने एक यूनिट सेल के लिए कितना इफेक्टिव नंबर ऑफ ए होगा वो आपने निकाल लिया है। सही है? यहां तक स्पीड तो ज्यादा नहीं लग रहा ना? सही। चलिए बात करें बी के बारे में। किसके बारे में? बी के बारे में। अब आप एक बात बताओ, बी कहां प्रेजेंट है भाई? ईच फेस सेंटर। कहां पे प्रेजेंट है? ईच फेस सेंटर। इस वर्ड को पकड़ना है। सही है? अब ईच मतलब क्या हो गया? हर फेस के सेंटर पे। टोटल फेसेस कितने होते हैं बच्चों? सबको पता है, 6। और अगर कोई एटम फेस के सेंटर पर होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होता है? पास्ट के वीडियो, जस्ट लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। तो अगर हम बात कर रहे हैं ए बी के बारे में, तो एक फेस के सेंटर पे रखा हुआ एटम की वजह से कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हाफ। और ऐसे जैसे नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे आपके पास? 6। तो टोटल करके कितना आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा 3। तो आपने क्या निकाल लिया? आपने निकाल लिया कि ए और बी परमाणुओं की संख्या किसी भी एक एकक कोष्ठिका में, किसी भी एक यूनिट सेल में कितना होता है। और इन दोनों को जब अपन मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? आपका फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? ए कितना था? 1। और बी कितना था आपके पास? 3। बी कितना था आपके पास? बी था आपके पास 3। और 1 को तो कभी आप मेंशन नहीं करते हो ना, तो अल्टीमेटली आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? AB3। हेंस तो आप लास्ट लाइन में क्या लिख दें? आप लास्ट लाइन में लिख सकते हो हेंस
द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, इस तरीके से सवाल को खत्म कीजिएगा। ध्यान दीजिए, बोर्ड में खेल आपके रिप्रेजेंटेशन का ही होता है कि कैसे से सवाल पूछा है एंड फाइनली आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो। डन। आप यहां पर चाहो तो टॉप पे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, व्हाट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपने क्या करा, आपने करा ए ये और बी कहां पे ये। चाहो तो आप इसके बगल में लिख सकते हो कि हर कॉर्नर पे एट ईच, ए कहां पे भैया, एट ईच कॉर्नर, और बी के लिए क्या लिख सकते हो कि एट ईच, यहां क्या हो जाएगा आपके पास, फेस सेंटर। आपने ये दोनों बता दिया और अकॉर्डिंगली उन दोनों के हिसाब से आपने क्या कर दिया, आपने उन दोनों के हिसाब से यहां पे कैलकुलेट भी कर दिया। डन है यहां तक? फटाफट इसको नोट कीजिए। इसके जस्ट बाद हम आपको एक और मतलब इसी सवाल में थोड़ा घुमा के आपसे पूछते हैं, फटाफट इसको नोट कीजिए। हो गया क्या नोट? चलिए बात करते हैं इस सवाल में ही हम आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं और उसके जस्ट बाद सेम इसी सवाल को हम सॉल्व करते हैं। वो पहला क्वेश्चन था आज का दूसरा सवाल देखें। अब सवाल देखो बिल्कुल यही कर दो, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, एंड बी ऑक्यूपाइज एट occupies 50% ऑफ फेस सेंटर। कितना परसेंट बोला है भाई? 50% ऑफ द फेस सेंटर। सर ये 50% का क्या मतलब है? वीडियो को एक बार पॉज करके खुद के दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और इस सवाल का आप मेरे को आंसर बताइए। वीडियो को प्लीज आप लोग पॉज करते हुए पहले खुद के दिमाग पे जोड़ डालें, देन आफ्टर हम तो बैठे ही हैं, आपको हम जरूर सोल्यूशन देंगे। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सवाल को सॉल्व करना। क्या लिखा है यहाँ पे, 50% ऑफ ईच फेस सेंटर। अगेन आप क्या बोलोगे, अगेन आपको लिख देना उसी तरीके से, क्या, अकॉर्डिंग टू व्हाट, टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। इसी तरीके से करेंगे, बहुत ज्यादा इसमें आपको लाइंस नहीं लिखना होगा। क्या क्या है आपके पास भैया, एक ए है और एक क्या आपके पास बी। अब ए कहां ऑक्यूपाई करता है तो क्या लिखोगे अगेन, एट कॉर्नर ऑफ व्हाट, कॉर्नर ऑफ क्यू। कहां पे भैया, एट कॉर्नर ऑफ व्हाट, कॉर्नर ऑफ क्यू। डन। अब एक बात बताओ, तो ए का नंबर कितना हो जाएगा आपको पता है, 1/8 और इनटू कितना हो जाएगा 8, मतलब अगेन ए कितना आ गया आपके पास 1। ए कितना आ गया आपके पास, ए आ गया आपके पास 1। चलिए खेल तो यहाँ पे बी का है क्योंकि बी आपका बदल चुका है। कैसे बदल चुका है देखें, बी आपका कहां प्रेजेंट है, 50% ऑफ ईच फेस सेंटर। मतलब टोटल फेस सेंटर कितने, मतलब टोटल फेसेस कितने होते हैं आपके, 6। 50% का मतलब समझे, टोटल फेसेस कितना होता है आपके पास, 6। लेकिन क्या 6 फेस के सेंटर पे एटम प्रेजेंट है क्या? फिर से ध्यान से सुने, टोटल फेसेस कितने होते हैं आपके पास, 6 होते हैं ना। लेकिन एटम क्या 6 फेस पे है या फिर उसका बस 50% पर है? सर 50% पर है, तो 6 से घट के वो कितने में हो जाएगा आपका, 6 से घट के वो हो जाएगा आपका 3। 6 का तो आधा क्या होगा, 3 ही होगा ना। और हर एक फेस पर अगर प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, आधा। जैसे लास्ट टाइम पे भी हमने आपको बताया, फेस पर रखे हुए एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ, एक यूनिट सेल में। लेकिन यहां पर 6 फेस पर नहीं प्रेजेंट है, 50% ऑफ द सेंटर पे मौजूद है। अब जब अगर 50% ऑफ फेस सेंटर पे मौजूद है तो आप यहां पर क्या बोल दोगे कि देखो आधा तो हो गया क्या, कंट्रीब्यूशन एट ईच फेस, इनटू नंबर ऑफ फेस की बात करो तो वह आपका 6 से घट के कितना हो गया, 3। तो यहां कितना आ गया आपके पास, 3/2। कितना आ गया, 3/2। अब जैसे ही ये 3/2 आया तो इन दोनों को मिला करके आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि ए कितना हो गया आपके पास, ध्यान से देखिए 1। यहां भी छोटा सा कैलकुलेशन है, इसको समझना पड़ेगा। बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा आपके पास 3/2। होगा क्या ये बी 3/2? सही है यहां तक? अच्छा जी सर, ऐसा तो लेकिन हमने आज तक की कड़ी में कोई फॉर्मूला नहीं सुना कि सर ए और बी 1.5 जैसा तो कुछ नहीं पढ़ा ना, तो इतने एटम्स होते हैं आपके, नहीं होते ना। तो आप क्या करो, जस्ट इसके बाद इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में तोड़ दो। किसमें तोड़ दो भैया, सिंपलेस्ट रेशियो में ले आओ। फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन तो ऐसे सिंपलेस्ट रेशियो में ले आओ। सिंपलेस्ट रेशियो में आप 9वीं तक 8वीं क्लास में लाया करते थे। एक काम कर दो, आप दोनों साइड 2 से गुना कर दो, मतलब 1 को भी आप 2 से गुना कर दो
और बी के केस में भी 3/2 है तो इसको कितने से गुना कर दिया, 2 से गुना कर दिया। क्यों 2 से गुना करा वो आपको समझ में आ रहा होगा, ताकि ये फ्रैक्शन आपका क्या हो जाए, फ्रैक्शन आपका हट जाए। हट गया यहाँ पे। चलिए अब जब अगर यहाँ से फ्रैक्शन हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा A2 और क्या आ जाएगा, B आपके पास आ जाएगा 3। और इस टाइप का तो फॉर्मूला आपने देखा होगा, लाइक जैसे Al2O3 देखा है ना, Al2 और ऑक्सीजन कितना 3। डन। तो आप अल्टीमेटली क्या लिखोगे, सबसे फाइनल लाइन में, फाइनल लाइन में आप लिख दोगे हेंस द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विल बी, कितना हो जाएगा बताएं, फॉर्मूला आपका निकल करके आ गया A2 एंड व्हाट एंड B3। डन है यहां तक के करीब में। चलिए 2 न्यूमेरिकल तो हमने आपको करवा दिए। कभी भी वो किसी का भी 50% 60% बोलता है तो उससे अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो तो हम बड़े आराम से कर लेंगे। डन। अगर यही चीज है फेस सेंटर की जगह पे बॉडी सेंटर लिखते तो B कितना हो जाता आपके पास, B आपका हो जाता 1, क्योंकि बॉडी के सेंटर पर होता तो कंप्लीट जगह ऑक्यूपाई करता है। उसके इसमें फॉर्मूला क्या बन जाता आपके पास, AB। एक ये भी सवाल बन सकता है आपका, बन सकता है ना। चलिए हम आपको ना एक मजेदार सवाल देते हुए आज के लेक्चर को ड्रॉप करते हैं। अगले लेक्चर में इस पर्टिकुलर सवाल का हम आपको आंसर बताएंगे एंड सॉल्यूशन भी बताएंगे कि कैसे आंसर आ रहा है। तैयार है आप लोग, एक थोड़े नए सवाल के बारे में सोचना, मतलब एक नई इमेजिनेशन अब आपको करना है। डन। फटाफट इसको नोट कीजिए। इसके जस्ट बाद हम बात करते हैं अपने नए थर्ड टाइप के सवाल के बारे में। नोट कीजिएगा इसको, नोट कर लिया क्या। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को। अगर किसी को भी कोई दिक्कत आ रहा है तो इस वीडियो के आप कहीं पे भी जहां लेक्चर लिखा हुआ है बगल में मेरा फोन नंबर भी है, कोई भी डाउट आ रहा है आप बिल्कुल मेरे नंबर पे यार व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप भी करना, सेम नंबर से कॉल भी और व्हाट्सएप भी है। जब चीजें नहीं समझ में आएंगी इन देन आफ्टर हम आपको कॉल बैक करके समझा देंगे। बिल्कुल टेंशन मत लो, सारी चीजें समझ में आने वाली है। डन। अच्छा किसी को लग रहा है कि सर एक बार में नहीं समझ में आया तो आप आराम से वीडियो को रिप्ले कर लो। जैसे से ही आप रिप्ले करोगे आपको फिर से वो सारी चीजें समझ में आ जाए, बिल्कुल आ जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें सदी सदाई सी हैं कि किस तरीके से एक बल्क को समझाया जा सकता है। इसी वजह से जितने ज्यादा से ज्यादा एनिमेशन हो सकता था या फिर जितना बढ़िया पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हो सकता था वो हमने करने की कोशिश करी थी। एज ऑलरेडी हमने कर भी रखा है, पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे वहां पे। बट आपको शायद से ये तरीका सबसे बेहतर लग रहा होगा सॉलिड स्टेट खास करके चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में सारा का सारा खेल आपके विजुअलाइजेशन का है। किसका है भैया, किसका है खेल भाई, विजुअलाइजेशन का खेल है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ। जो सवाल आपको करना है लिखे अगेन, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय अगेन वही सेम वही टू डिफरेंट एटम्स। अब इस बार ही मान लो ना P एंड Q, अब ये 2 एटम से मिलके बन रहे। डन। चलिए जहां पे हम बताएं आपको where P occupies at each sides at the center of each side at the, देखो एक नई चीज हम आपके सामने लाके रख दी, एट द सेंटर ऑफ ईच साइड, ताकि आप खुद सोचो। कोई नया केस भी आपके सामने आता है तो आपका दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा है, इसके लिए हम आपको 24 घंटे का वेट करवा। अब हमने एटम को आपके जो पेट कंडीशंस थे, जो पेट जगह था, पेट लेटिस साइड था। पेट लेटिस साइड मतलब क्या, कॉर्नर आप जानते थे, और कहां जानते थे, बॉडी डायगोनल जानते थे, मतलब बॉडी डायगोनल के सेंटर पे जानते थे, है ना, फेस सेंटर पे जानते थे। अब हमने एक नई जगह पे रख दिया, कहां पे रख दिया भाई, साइड के सेंटर पे रख दिया। साइड का सेंटर समझ में आता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये एक क्यूब का टॉप वाला है, पीछे वाला है, अब इसके सेंटर में मतलब यहां रख दिया। ध्यान देना, ये ना तो बॉडी डायगोनल है ना तो फेस डायगोनल है, यहाँ पे एक साइड है एक क्यूब का। अब आपने कहां रखा, इस साइड पे रखा, साइड के सेंटर पे रखा। अब आपको सोचना है कि उसका जब अगर साइड के सेंटर पे एटम रखा होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा एक यूनिट सेल। देखो मैं आपको इतने इमेजिनेशन करवाए तो ये तो हक मेरा बनता है कि हम आपसे जरूर सोच कहें कि आप एटलीस्ट एक इमेजिनेशन तो करके मेरे को जरूर बताओ। डन है। चलिए
वही बता रहे थे हम आपको कि P कहां ऑक्यूपाई करता है, एट द सेंटर ऑफ ईच साइड, एट द सेंटर ऑफ ईच साइड। यहाँ 50% नहीं करा, सभी साइड्स पे रख दिया। पहले तो आप ये सोचो कि कितने टोटल साइड्स होते हैं, फिर क्या सोचना है एक साइड का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, मतलब एक साइड के सेंटर पर अगर एटम रखा है उसका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होगा। ये दोनों जहां आपने सोच लिया बस, तो फिर सवाल का क्या है, सवाल तो 2 सेकंड में धाए से आप बना दोगे। एंड अब क्यू का डेटा देते हैं, क्यू ऑक्यूपाइज एट द बॉडी डायगोनल, कहां पे भैया, एट द बॉडी सेंटर। चलो क्यू को तो हमने आसान कर दिया, एट द बॉडी सेंटर, क्योंकि एक को तो हमने नया कर दिया बॉडी सेंटर। अब अगेन एट द लास्ट अपने को क्या लिखना है, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फॉर्मूला। हिंदी मीडियम वालों के लिए बोले तो क्या बोल सकते हैं, भुजा के केंद्र पे रखा हुआ है, भुजा मतलब साइड, साइड के केंद्र पे मतलब सेंटर पे रखा है। अब आपको बताना है कि वह अवयवी कण जो भुजा के केंद्र पर रखा है उसका एक एकक कोशिका में कितना भागीदारी होता है, यह आपको सोचना है। नंबर 1 बात। दूसरी बात कि यह आपका वह लोकेशन नहीं है, वह स्थान नहीं है, यह एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, काल्पनिक सवाल है, क्योंकि आपको तो 3 ही जगह पढ़ना है, एक बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और कॉर्नर, सिंपल क्यूबिक वाला। ये वो पोजीशन नहीं है। हाँ, रखने की बात करें तो अपन तो कहीं भी रख सकते हैं, फिर सवाल को तो कहीं पे भी रख के फ्रेम कर सकते हैं। मेरा मन कर रहा है 2 नहीं, हम 3 एटम को लेकर के करें और तीसरे को कॉर्नर पे डाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। अगर एग्जामिनर ने ऐसा सवाल दिया है तो अपने को अकॉर्डिंगली थिंक करना आना चाहिए। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। आप आराम से इस सवाल को सोचें, उलझे इस सवाल में और बिल्कुल अपने इमेजिनेशन को परफेक्ट करें। डन। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी। थैंक यू।